हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं आज आपके सामने मानव भूगोल 12वीं कक्षा भूगोल विषय की जो पहला लेसन है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उस लेसन को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप इसको जो है समझ पाएंगे। तो ये लेसन शुरू करने से पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की एक बहुत ही शानदार कोट के साथ आपके दिन की शुरुआत करना चाहूँगा। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ प्यारे स्टूडेंट, तो ये APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, इसे आप जानते होंगे, ये भारत के राष्ट्रपति थे और इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था। तो इन्हीं की वजह से भारत जो है एक परमाणु संपन्न देश जो है वो बन पाया है। तो ये हमारे राष्ट्रपति भी थे, बहुत ही महान पर्सनैलिटी थे। तो इनकी जो ये कोड है, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हमें इंतज़ार नहीं करना, हमें कोशिश करनी है और लगातार अपने बचकर प्रयास की सहायता से हमें आगे बढ़ते रहना है। तो इनकी कोड ये कहना चाहती है। तो अब हम लेसन शुरू करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। इसमें हमने भूगोल की डेफिनेशंस पढ़ी थी कुछ। इसमें जो है रेचल, एलन सैम्पल और पॉल डी लाबिलाश, इन तीनों विचारकों की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। और उसके बाद हमने मानव भूगोल की प्रकृति में मानव और प्रकृति के बीच में अंत संबंधों का अध्ययन किया था। पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो है प्रकृति जो है सर्वशक्तिमान है और मानव के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था संभववाद, प्रकृति का मानवीकरण, जिसमें जो है प्रकृति जो है वो किस तरीके से मानव के ऊपर मानव जो है वो किस तरीके से अपनी कार्यकुशलता के आधार पर प्रकृति के ऊपर प्रभाव डालता है। और लास्ट में हमने पढ़ी थी संभववाद, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इसमें उसने बताया था किस तरीके से जो मानव और प्रकृति के बीच में अंतर्संबंध है। प्रकृति मानव को प्रभावित करती है और अगर मानव के पास कुशल तकनीक है तो मानव भी प्रकृति के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। तो ये तीन विचारधाराएं हमने पढ़ी थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है समय के गलियारे में से मानव भूगोल। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी किस किस तरीके से समय के अकॉर्डिंग भूगोल विषय में अध्ययन क्षेत्र में और भूगोल विषय की जो प्रकृति है उसमें किस किस प्रकार के समय के साथ परिवर्तन आए हैं और उन परिवर्तनों में हमने किस किस प्रकार से अपने जो स्टडी के जो मेथड हैं वो चेंज किए हैं और उसके बाद जो जो बदलाव है उनका जो हमने विश्लेषण किया है। तो कई प्रकार के मेथड हमने यहाँ पर परिवर्तित किए हैं। तो उस भूगोल विषय की गतिशील प्रकृति को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन पहले आते रहे, अभी वर्तमान में यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है, करना पड़ेगा। तो आपके सामने ये दो दो का पेयर है, इसी तरीके से आगे हो जाएगा। तो इन दोनों के दो के पेयर से ही क्वेश्चन या तो इसमें डिफरेंट पूछ सकते हैं या इनके बीच में किस किस प्रकार के जो लक्षण हैं वो पूछे जा सकते हैं। ये दो पेयर इनके बीच में और इसी तरीके से इनके बीच में, तो इनका जो है पेयर बनाया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरंभिक उपनिवेश युग। इस समय जो है जो रिसर्च या जो अध्ययन करने का उपागम था वो इन्वेंशन और वितरण था। अर्ली कॉलोनिकल पीरियड में देखिए, जैसे ही जो अंग्रेज़ भारत में आते हैं तो वो समुंदर की जो है तरफ जो है वो अपनी जो है खोज और सर्च और यात्राएं शुरू करते हैं। उन यात्राओं में वो जो भी देखते हैं उनका जो है डिस्क्रिप्शन को, उनके वितरण को वो लिखते जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी कुछ नया वो देखते हैं, देखने के बाद उनको रिटर्न में ले लेते हैं
और अपनी पुस्तक में लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आरंभिक निवेश युग में जो है हमारे सामने जानकारी के जो सोर्स हैं वो जो भी उन्होंने देखा उसकी व्याख्या कर देते थे। उसके बाद उत्तर उपनिवेश युग आता है, लेटर कॉलोनिकल पीरियड आता है। तो अब जो है लगभग प्रत्येक क्षेत्र उन्होंने घूम लिया है, मानव के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक एरिया लगभग घूम लिया गया है। तो अब जो है उनके बीच में प्रादेशिक विश्लेषण किया जाता है, जैसे एक क्षेत्र है दूसरे क्षेत्र से भिन्न क्यों है और ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो उनमें जो है विभिन्नता पैदा करते हैं, इस तरीके का अध्ययन किया जाता है। तो जिसको रीजनल एनालिसिस या प्रादेशिक विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो उसके बाद का जो टाइम आता है अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। तो इस समय अब देखिए यहाँ पर दो विश्व युद्ध की बात हो रही है। तो अंतर युद्ध, दो विश्व युद्धों के मध्य का जो समय था, अब पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ है और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के मध्य हुआ है। तो इस समय के दौरान जो है भूगोल विषय में भी जो है उसके उपागम में परिवर्तन आया और क्षेत्रीय विभेदन का जो है हमने एरियल डिफ्रेंशिएशन का जो है वो मेथड अपनाया। तो इस मेथड के अनुसार क्या है, जो क्षेत्र है उसमें जो है एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस किस तरीके से भिन्न है और उसकी विभिन्नता का हम किस तरीके से अपने लिए जो है लाभ उठा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बेनिफिट के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से एक क्षेत्र जो दूसरे क्षेत्र से भिन्न है उनकी विभिन्नता और उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है, दोनों का हम अध्ययन करने लगे और देखने लगे जो है ये किस तरीके की से जो है नए प्रकार के विलक्षण जो है नए प्रकार के जो मानव के अकॉर्डिंग जो सहूलियत पैदा हो सकती है, मानव की डेवलपमेंट को पैदा कर सकते हैं। तो उस प्रकार के लक्षणों को यहाँ पर हम अध्ययन करने लगे। अब देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसमें वेफ लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इस प्रकार के और भी बहुत सारी जगह पर बहुत सारे प्रकार के शब्द हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ पर के है, तो यहाँ पर के कर लेना। तो ये कंप्यूटर की भाषा में गलती हुई है, तो इनको चेंज कर लीजिए। तो 1970 के दशक और 1990 के दशक की है, इन सेंचुरी की बात हो रही है। तो इसमें जो है मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय होता है। अब ये मानवतावादी विचारधारा क्या है, अमूलवादी विचारधारा क्या है और व्यवहारवादी विचारधारा क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको अलग मिल जाएगी। देखिए इस दशक में इस प्रकार की विचारधाराओं का उदय होना, माफ़ी चाहूँगा इससे पहले मेरे को एक्सप्लेन करना था ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन कुछ थोड़ा बीच में गैप लगाने की वजह से वो रह गया था, छूट गया था, तो माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहले मैं इसी टॉपिक को, इसी पोर्शन को ही कंप्लीट करता हूँ। 1950 के दशक के अंत में स्थानिक और 1960 के दशक के अंत तक जो है ये बीच का जो समय है, इसमें स्थानिक संगठन जो है स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन की जो है बात की गई है। तो इसमें इसके अनुसार अब देखिए ऊपर हमने क्षेत्रीय विभेदन में हमने जो भी प्राकृतिक तत्व है और मानवीय तत्व हैं दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित थे और उनका जो है या एक क्षेत्र जो है दूसरे क्षेत्र से किस प्रकार से संबंधित है और किस प्रकार वो दूसरे क्षेत्र से भिन्न है, इसके बारे में हम जानने लगे। तो इसमें जानने के बाद बहुत सारे जो है विचारक हैं, जोग्राफर हैं, वो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल करने लगे। तो जिससे जो है इसके बीच में जो है ज़्यादातर जो है जो मात्रात्मक जो कह सकते हो विधियां जो है उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर स्थानीय संगठन को जो मैथ और साइंस के नज़दीक जो है वो इनको इंटरलेट करके देखा जाने लगा और इस प्रकार की विचारधारा को यहाँ पर स्थानिक संगठन के नाम दिया गया। उसके बाद है नेक्स्ट जो है 1970 और 1990 के दशक की जो है विचारधाराएं कौन कौन सी हैं उनके विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं। मानवतावादी विचारधारा, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय होता है भूगोल में। अब इसमें जो देखिए जो सामाजिक विज्ञान है उनकी जो स्टडी है, अब देखिए प्रत्येक बात जो है मनुष्य के ऊपर जो अप्लाई नहीं की जा सकती। तो ऐसी कंडीशन में, इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में
जो कुछ सामाजिक विज्ञानों की जो विचारधाराएं हैं तो उनको भी यहाँ पर महत्व दिया गया और कहा गया जो इंसान है या कुछ जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर ये हर वक्त अप्लाई नहीं की जा सकती। जो भौतिक विधियाँ हैं या जिसको हम मात्रात्मक विधियाँ कहते हैं, तो उसमें जो है कुछ प्रकार के अन्य नियम जैसे सामाजिक या मानव कल्याण युक्त इस प्रकार के नियमों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ विचारधारा को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये भी आपकी एनसीईआरटी से ही ली गई है। तो मानवतावादी जो विचारधारा है ये लोगों के सामाजिक कल्याण के पक्षों को देखने लगी और इसके हिसाब से जो लोगों का रहने करने का स्थान है, स्वास्थ्य है, शिक्षा संबंधी जो पक्ष हैं उनको जो है देखते हैं और वो कहते हैं कि उनका जो है क्या है डेवलपमेंट होना चाहिए, उनकी तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो उससे भी जो है क्या है जो किसी भूदृश्य को हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमूलवादी रेडिकल, ये मार्क्सवादी विचारधारा है। तो ये भी कुछ इसी प्रकार के ही विचार रखते थे जिसके अनुसार जो गरीबी है उसको दूर कर दिया जाए और विभिन्न प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन है समाज में उनको दूर करने का ये प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट है व्यवहारवादी, तो ये मानव की जो विभिन्न प्रकार के जो व्यवहार हैं जैसे धार्मिक दशा की बात करें या उनकी जो प्रजातीय विविधता है या उनके जो भिन्न प्रकार के जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं विशेष क्षेत्र के रहने वाले लोगों के, तो उनके व्यवहारिक पक्ष के ऊपर ये ज़्यादा ध्यान देता है भी ऐसा वो व्यवहार क्यों करते हैं। तो इस प्रकार की तीनों विचारधाराओं को शामिल कर मानव के आसपास जो है सारी की सारी स्टडी को जो है केंद्रित किया गया और किस तरीके से मानव सोचता है और किस तरीके से वो कार्य करता है, इस प्रकार के विषयों का जो है भूगोल में आगमन होता है। किस तरीके से इंसान जो है प्रकृति को इफेक्ट करता है और उन विषयों के ऊपर जो है यहाँ पर चर्चा ज़्यादा की गई। उसके बाद है 1990 का दशक, भूगोल में उत्तर आधुनिक। देखिए इस उत्तर आधुनिक काल में हमने जितने भी प्रकार का जो हमारा स्टडी मटेरियल है या जो भी आज तक हमने स्टडी किया है तो जो भी संभावनाएं हमने विकसित की हैं वो प्रत्येक संभावना को हमें मानव के कल्याण के रूप में हमें देखना चाहिए और प्रत्येक घटना को प्रत्येक भौगोलिक दृश्य को हमें मानव के कल्याण के तौर पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से हम मानव का जीवन जो है वो सरल और आसान बना सकते हैं, इस प्रकार की बातों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये था टॉपिक जिसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हो। ये अगर आएगा तो इन दोनों ही विचारधाराओं में अंतर आ सकता है, तो इसी तरीके से ही आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो जैसा कि आपको पता है भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल में हम मानवीय तत्वों का अध्ययन करते हैं और इनके जो है प्राकृतिक के साथ किस प्रकार के संबंध है उनके विषय में हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा ना टाइम लेते हुए आपको डायरेक्ट जो है मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के बीच में सहयोगी या जो भूगोल के मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, यहाँ पर दो टॉपिक हैं, दोनों में से पहले टॉपिक यही करवाने की कोशिश करता हूँ, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो यहाँ पर कुछ भूगोल की शाखाएं हैं, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ शाखाओं के बारे में बताऊँगा और उनके जो उपक्षेत्र हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मानव भूगोल और उनके उपक्षेत्र। आपके जो आर्थिक भूगोल है जिसमें हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, तो आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन में हम ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र हैं जो भूगोल में पढ़े जाते हैं उनके आपको खाली नाम ही बताने पड़ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं आर्थिक भूगोल की एक उप क्षेत्र का नाम बताइए। तो आर्थिक भूगोल के ये संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, विपणन जो है वो भूगोल है, मार्केटिंग का काम होता है, पर्यटक भूगोल है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये आर्थिक भूगोल से संबंधित है। तो ये आपको खाली नाम ही बताने हैं या आपसे ये पूछ सकता है ये किस प्रकार के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो इसमें आपको ये नाम बताने हैं, आर्थिक भूगोल बेसिकली अर्थशास्त्र से
संबंधित होती है। अर्थशास्त्र में संसाधन शास्त्र है, ठीक है, यहाँ संसाधन भूगोल है। कृषि भूगोल से कृषि विज्ञान से संबंधित है। और इसी तरीके से उद्योग जो इंडस्ट्री जो है, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इस तरीके से ये जितने भी प्रकार के विज्ञान हैं इनके बारे में आपको संबंध यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में आपको ये वाला जो पोर्शन है ये इसके सब क्षेत्र हैं और ये इनके अन्य जो विज्ञानों के साथ जिनका संबंध है वो है। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यवहारवादी भूगोल की हम बात करते हैं, तो ये मनोविज्ञान से संबंध रखता है, किस तरीके से मानव जो है व्यवहार करता है। तो ये भूगोल सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो इन भूगोल के ये वाले विषय हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए और ये किस किस प्रकार के अन्य विज्ञानों से संबंध रखते हैं, तो वह वैसे हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा आवास भूगोल है, तो ये अर्बन ज्योग्राफी और रूरल ज्योग्राफी दोनों के साथ संबंध है, जिसमें जो है आप जो है गांवों में रहने वाले और शहरों में रहने वाले जो निवास स्थान है उनके बारे में पढ़ते हो। और ये जो नगरीय अध्ययन और नगरीय नियोजन और ग्रामीण अध्ययन और ग्रामीण नियोजन जो विषय है उनके साथ संबंध रखता है। तो नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल। इसमें आप किसी क्षेत्र की जो जियो पॉलिटिक्स है उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो इसमें जो है मेनली जो है सैन्य भूगोल, मिलिट्री साइंस, मिलिट्री जो ज्योग्राफी है मिलिट्री साइंस से संबंध रखती है। इसी तरीके से निर्वाचन भूगोल चुनाव से संबंध रखता है, जो ये सभी विषय पॉलिटिकल साइंस में ही शामिल है। तो राजनीतिक भूगोल सामान्य तौर पर पॉलिटिकल से संबंध रखता है। उसके बाद है जनसंख्या भूगोल, जो जनसांख्यिकी विज्ञान से जो है संबंध रखती है। तो ये डायरेक्ट आपसे सीधा क्वेश्चन जो है इसके विषय जो है ये पूछ सकते हैं। आप इस टेबल को अच्छे से अध्ययन कर लेना, तो आराम से ही आप इसको जो है इनके नाम से ही आप इनको जो है समझ सकते हो। तो आशा करता हूँ ये जो भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों में सहयोगी संबंध। अब देखिए आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। आर्थिक भूगोल में हम पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मानवीय आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं और उनके भी बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या विभिन्नता उनका अध्ययन किया जाता है। जबकि अर्थशास्त्र में भी लगभग इसी प्रकार का अध्ययन है, जिसमें जो है किसी स्थान क्षेत्र जन समुदाय के समस्त जीविका स्रोतों या संसाधनों का प्रबंधन, संगठन, प्रशासन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिए किसी क्षेत्र में जो जितने प्रकार की जो इकोनॉमिक फिनोमिना है उनके बीच में जितने प्रकार की क्रियाकलाप होते हैं, जितने प्रकार का जो उनका बीच में जो उनके बीच में संसाधनों का संबंध है, प्रत्येक चीज़ का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। जबकि भूगोल में सिर्फ और सिर्फ हम आर्थिक गतिविधियों का या किस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ कम हैं या ज़्यादा हैं वो दोनों पढ़ते हैं। तो ये दोनों ही विषय लगभग एक जैसे विषय वस्तु से बने हैं, तो इसलिए इनके बीच में संबंध है। नेक्स्ट है सामाजिक भूगोल व समाजशास्त्र। अब देखिए सामाजिक भूगोल में आप किसी क्षेत्र में जो पर्यावरण है उसका मनुष्य के साथ किस प्रकार से उनके सामाजिक पक्षों का किस प्रकार से प्रभाव जो है पर्यावरण के ऊपर पड़ा है, उनकी या क्षेत्रीय उस क्षेत्र के भी ऊपर जो है किस प्रकार का जो है समाज ने प्रकृति के ऊपर डाला है और प्रकृति ने समाज के ऊपर डाला है, उनका अध्ययन किया जाता है। और जो समाजशास्त्र है इसमें सामाजिक जीवन, व्यवहार और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार के लोग रहते हैं और किस तरीके की वो क्रियाकलाप करते हैं और कहाँ किस तरीके से उनमें जो है विभिन्न प्रकार की प्रथाओं का जो जन्म होता है उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये भी लगभग एक सा ही विषय है, उसमें भी हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी हम समाज के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आवास भूगोल। इसमें हम किसी क्षेत्र में जो गांव और नगर जो उनका जो है डेवलपमेंट कैसा हुआ है, उनका जो है प्रतिरूप क्या है, उनका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो है राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान। तो भूगोल की ये राजनीतिक भूगोल की जो शाखा है इसमें हम किसी क्षेत्र विशेष में
किसी देश की जो सीमा है, उनका विस्तार है या उनके उपविभाग हैं, उनका जो शासन एरिया है वो किस प्रकार से है और उनके में किस प्रकार के संसाधन हैं, वहाँ पर किस तरीके से डेवलपमेंट की जा सकती है, या उन क्षेत्र की जो जियो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके की है, तो उनको हम ये स्टडी करते हैं। किसी क्षेत्र के जो संसाधन हैं उनका जो है उस देश की गवर्नमेंट किस तरीके से इस्तेमाल करती है, तो इन सब का अध्ययन जो है राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। जबकि जो राजनीतिक विज्ञान है इसमें शासन व्यवस्था के बारे में ही डिटेल में बताया जाता है, और शासन व्यवस्था जो है उसमें जो है किस प्रकार से सरकारें चलती हैं, सरकारें बनती हैं, या किसी प्रकार से जो कानूनों का निर्माण होता है और वो लोगों के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो भी मानव जनसंख्या है उनके बीच में किस प्रकार के जनांकीय प्रक्रम होते हैं और किस प्रकार के फिर उनके परिणाम स्वरूप प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किस प्रकार की विभिन्नताएं जो जनसंख्या की संरचना में, आकार में, संगठन में और उनके विकास में किस प्रकार का जो क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है, इनका अध्ययन किया जाता है। जबकि जनांकिकी के अंतर्गत जो है जनसंख्या का आकार, संरचना, विकास, इनका जो है परिमाणात्मक अध्ययन किया जाता है। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में जो इनके आकार के बारे में, इनके डेमोग्राफिक जो चेंज है और जो इनकी जो संरचना है और किस किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट हो रही है, तो उनका जो है बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया जाता है। ये जितना हमने टॉपिक पढ़ा है तो यहाँ से कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसमें जो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों ही, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, इनको आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, क्योंकि इनकी जो है ये 3 नंबर का है, तो इसमें आप 3 पॉइंट कम से कम लिखिए। देखिए बेसिकली इसमें एक ही जो संबंध है, जो भी विषय वस्तु भूगोल विषय में है, मानव भूगोल में पढ़ी जाती है, वही विषय वस्तु सामाजिक विज्ञानों में भी पढ़ी जाती है। चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान है, चाहे वो अधिवास है, जनसंख्या भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, प्रत्येक विषय की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक विज्ञानों से ली गई है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, एक बार 2018 में 3 नंबर का, ये बी सेट में आया था, और 2017 में ये भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन था और ये 2017 में सी सेट में आया था। तो ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल का उपागम नहीं है तो ये आपको बताना है यहाँ पर। देखिए ये मात्रात्मक जो क्रांति है ये इसका उपागम नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रीय भिन्नता ये भी हम सामाजिक विज्ञानों में पढ़ते हैं, स्थानिक संगठन ये भी हम पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं, ये वाला खाली जो है ये नहीं पढ़ते, तो इसलिए मात्रात्मक भूगोल इसका सही आंसर है। इसके आगे मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए, नाम लिखिए। ये 3 नंबर का 2017 में क्वेश्चन आया है। इसमें आपको किन्हीं 3 विषयों को एक्सप्लेन भी करना है, तो जैसे आर्थिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, अधिवास भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, इनमें से किन्हीं 3 को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो ये जो स्कोप है इसमें आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें जो है जितने प्रकार के भी हमने जो भूगोल के जो विषय क्षेत्र पढ़े हैं, उप क्षेत्र पढ़े हैं मानव भूगोल के, उन सब का आपने यहाँ पर अध्ययन करना है। चाहे वो आर्थिक भूगोल है, तो ये देखिए 5 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। धन्यवाद।